ऑल राइट, नमस्ते बच्चों। आज वादे के अनुसार मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दिसंबर 22 का सोल्यूशन। आइए फटाफट इस सोल्यूशन को देख लेते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं उनका ऑर्डर बुकलेट कोड बी को बिलोंग करता है, तो आप प्लीज़ अपने अपने बुकलेट के अनुसार इसे चेक कीजिएगा। ऑल्दो मैंने सारे क्वेश्चंस टाइप कर दिए हैं, सारे आंसर्स भी टाइप कर दिए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको 1 2 3 के हिसाब से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन के थ्रू पहचान पाएंगे कि अपने कौन से सवाल की बात कर रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन, अभिनव हैज 3 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनुअल वैल्यू ऑफ। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस कि आप मैक्सिमम कितने घरों की वैल्यू NAV नील दिखा सकते हैं, और बड़ा सिंपल सा इसका आंसर होता है। आपको पता है कि आप मैक्सिमम 2 हाउसेस का प्रॉपर्टी का वैल्यू नील दिखा सकते हो, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे वो अनऑक्यूपाइड हो। कलेक्टिवली 2 से ज़्यादा का आप वैल्यू नील नहीं दिखा सकते। देयरफॉर द डायरेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Moving ahead, Rani received rent from a house property in rural area 20,000 per month. This rent is taxable under the head of। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है ना, फिर वो चाहे रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल होगा। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अगर आपका रूरल एरिया में एक फार्म बिल्डिंग है तो फिर उसे अपने एग्रीकल्चरल इनकम मान लेते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं था, तो डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मूविंग अहेड, जावेद बोरोड 5 लाख एट द रेट 12% ऑन 1 अप्रैल 2013। 2013 को लोन लिया, कंस्ट्रक्शन करवाया हाउस प्रॉपर्टी का, हुज कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 15 मार्च 2019। अब आपको पता है अपने इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम सिंपल कंप्यूटेशन करते हैं कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो बन गया मेरा कंस्ट्रक्शन ईयर, वो बन गया मेरा कंस्ट्रक्शन ईयर। तो फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, उस साल के शुरू होने से पहले का दिन, यानी कि 31 मार्च। तो ये मार्च 2019 को खत्म हुआ है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि ये साल हो गया 18-19। तो 1/4/2018 से मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सारी डिटेल यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन करी हुई है, आप लोग इस सोल्यूशन की शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा, इट विल रियली हेल्प यू। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/4/2018 से मेरा पोस्ट का पीरियड स्टार्ट हो गया, तो 31/3/2018 को मेरा प्री का पीरियड खत्म हो गया। अब प्री का पीरियड स्टार्ट कब होगा, जब से मैंने बोरोइंग ली, तो 1/4/13 से लेके 31/3/18, बहुत ही सिंपल, 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18, 5 सालों का प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन का पीरियड जो है वो 1/4/18 से स्टार्ट हो रहा है। हाउएवर जिस साल की मुझे आंसर निकालना है उस दौरान लोन को रीपे कर दिया गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल यानी जब से साल स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके जब तक वो लोन रीपे नहीं हुआ था तब तक का इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करूँगा, और बाकी समय के लिए मुझे कुछ और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अपने इसका सोल्यूशन देखें तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो जाएगा 5 लाख पे 12%, यानी कि 60,000 रुपये, और ऐसा 5 सालों के लिए था तो 3 लाख रुपए की टोटल रकम आ जाएगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आपको एक साथ अलाउ नहीं होता, वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है। तो आप इसी 3 लाख रुपए के अमाउंट को आप 5 से डिवाइड करेंगे, वो दोबारा 60,000 बन जाएगा। अब जब पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है तो आपको प्री प्लस पोस्ट दोनों का सामूहिक या दोनों का जो टोटल होता है वो अलाउ किया जाता है। तो प्री की अमाउंट मुझे मिल गई 60,000 रुपीज। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड 1/4/18 से स्टार्ट हुआ, और अपने को असेसमेंट प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए सॉल्व करना है। इसमें अगस्त 2021 को लोन रीपे कर दिया गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीनों का ब्याज मैं फिर भी कैलकुलेट करूंगा, तो 5 लाख इंटू 12% इंटू 5/12 आप करेंगे तो आपके पास में 25,000 रुपये की रकम आ जाएगी, और आपका टोटल अलाउड इंटरेस्ट हो जाएगा 60 + 25 85,000 रुपीज़, यानी कि हमारा ऑप्शन बी। मूविंग अहेड, Nishit was allowed a deduction of unrealized rent to the extent of 1,20,000 in FY 2021, although the total unrealized rent during the financial year 2021 was 1,60,000. In FY 21-22 he is able to recover from the tenant 90,000. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जानबूझ के इसकी लैंग्वेज कैसी रखी गई है बच्चों, द लैंग्वेज हैज बीन केप्ट इन सच मैनर कि आपको ना बैड डेट रिकवरी वाला प्रोविजन से कंफ्यूज किया जा सके। वहाँ पे कैसा होता है कि जितना आपने क्लेम किया था उसमें से जितना अलाउड नहीं हुआ था, जब रिकवर होगा तो मैं उस पोर्शन पे टैक्स नहीं भरूंगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में चाहे वो अनरियलाइज रेंट हो चाहे वो अरियर रेंट हो, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है। जो भी रिकवर हुआ -30% टैक्सेबल हो जाता है। तो आपका रिकवर हुआ 90,000, उसमें से आप 30% माइनस करेंगे,
47,000 लेस हो जाएगा और 63,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन? पहला ऑप्शन है प्री इनकॉर्पोरेशन का लॉस, वो भी अलाउड नहीं होता। कैपिटल लॉसेज विच आर डेल्ट विद अंडर द कैपिटल गेन, तो ऑब्वियसली कैपिटल लॉसेज भी यहाँ पे अलाउड नहीं होते पीएल अकाउंट में। लॉस इनकर्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस ही नहीं रहा तो लॉस भी आपको अलाउड नहीं होगा। तो कुल मिला के कोई भी लॉस इसमें से अलाउड नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, हर्षित acquired following assets in his business during the financial year 21-22. On 25th June 2021 उन्होंने गुडविल परचेज किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 करोड़ का है। 7 अक्टूबर को टेनेंसी राइट्स ली है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 करोड़ का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जिनको याद था उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि गुडविल जो है अब उसे एसेट और ब्लॉक वैल्यू वगैरह से एक्सक्लूड कर दिया गया, स्पेसिफिकली बाय डेफिनेशन बता दिया कि गुडविल के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन आपको मिल नहीं सकता। तो अब आपका डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल आइटम बच जाता है सिर्फ और सिर्फ टेनेंसी राइट्स। अब टेनेंसी राइट्स की अगर आप डेट ऑब्जर्व करेंगे, ये ताज़ा एसेट है, ये एक ताज़ा एसेट है, आपने 7 अक्टूबर 2021 यानी इसी साल खरीदा। जब कभी आप एक ताज़ा एसेट खरीदते हो और उसको 180 डेज से कम यूज़ करते हो तो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन मिलता है। तो 25 करोड़ रुपए के ऊपर आपको पता है कि इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 25% होता है। तो 25 करोड़ का आप 25% निकालेंगे तो 6.25 आएगा, लेकिन उस 6.25 का आपको सिर्फ हाफ ईयर अलाउड होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.125. 3.125 is going to be your answer, option C. Girdhari Lal, a retail businessman, acquired furniture on 12th May 2021 for rupees 10,000 in cash. 18 मई को उसने 35,000 रुपये और 40,000 रुपये खर्च करे हैं, जिसमें से 35,000 रुपये बेरर चेक के द्वारा है और 40,000 जो है वो अकाउंट पेइंग चेक के द्वारा है। आपको बताना है कितना डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो दो प्रोविजंस का यहाँ पे समागम है। एक तो है 40A3 जो आपको बताता है कि 10,000 से ऊपर आपने अगर कुछ भी एक्सेस कैश में खर्च किया एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को एक ही बिल के लिए, तो फिर आपको अलाउड नहीं होता। और दूसरा हो गया कि डेप्रिसिएशन के लिए आप वैल्यू ऑफ एसेट क्या लेंगे। तो दोनों को अगर आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक साथ ध्यान में लाते हैं, तो आपको याद आ जाता है कि डेप्रिसिएशन के लिए नियम होता था कि 10,000 रुपये तक अगर कैश में दिया है तो आप उस एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पैसे अगर आपने कैश में दिए तो फिर वो डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ब्लॉक में उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम वाला एरिया क्या है, 35,000 रुपये जो आपने बेरर चेक से पे किया। आपको पता होना चाहिए कि बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट है नहीं, किसके खाते से किसके खाते में गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। राम रहीम माइकल किसने पैसा उठाया किसी को पता नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बेरर चेक को कैश के इक्विवेलेंट कंसिडर करना होता है। तो बेरर चेक वाला पोर्शन का जो एसेट था उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे, बाकी दोनों पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। तो आपके पास में आया एक 10,000 का एसेट और एक 40,000 का एसेट। 50,000 रुपये का एसेट आया, फर्नीचर पे सिंपल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, 50,000 का 10% 5,000 आ जाएगा। कोई भी एसेट इसमें ऐसा नहीं है जो 180 डेज से कम का दिख रहा हो। बहुत ही बढ़िया। चलिए, श्याम लिमिटेड पेड 6 crore 60 lakhs during the previous year 2021 for acquiring the telecommunication rights which is effective for 11 years. It commenced the business of operating the telecommunication service with effect from 10th April 2021. अब ये क्या है सम बेटा, आप लोगों को अगर याद हो, अपने पढ़ा करते थे कि इसकी एक लैंग्वेज होती थी कि मैं आपको अलाउ करूंगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट ऑन कैश बेसिस, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट ऑन कैश बेसिस। अब उसके अनुसार अगर अपने इसको पढ़ें तो आइडियली 11 साल की लाइफ थी और 6 crore 60 lakhs का पेमेंट था, तो डिवाइड कर दो तो 66 लाख रुपीज़ आपको एवरी ईयर अलाउड होना चाहिए। लेकिन अपने को पता है कि वहाँ पे एक और कैविएट लिखा हुआ रहता था, एक और क्लॉज लिखा हुआ रहता था कि अगर कभी आपने पेमेंट बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले कर दिया, कमेंसमेंट से पहले आपने ये पेमेंट कर दिया है, तो फिर इसे हम लोग अलाउ करना शुरू करेंगे जब से आपके बिजनेस का कमेंसमेंट होता है। क्योंकि जब बिजनेस ही कमेंस नहीं हुआ तो आप उस खर्चे को क्लेम करने कहाँ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर अब आपका बिजनेस कमेंस हो रहा है उसके 1 साल बाद, है ना। आपने बताया कि 10 अप्रैल 2021 को आप बिजनेस कमेंस कर रहे हैं, तो बस इसमें इतना सा फर्क आ जाएगा कि आपका 6 crore 60 lakhs ही रहेगा, डिवाइड किया जाएगा। लेकिन अब आप देखो कि 21-22 ऑनवर्ड्स अगर आप कंपेयर करो तो अब कितनी लाइफ बची है, अब कितनी लाइफ बची है, तो अपने को पता चलता है कि अब सिर्फ 10 साल बचे हैं। तो अब अगर आप 6 crore 60 lakhs को डिवाइड करोगे 10 से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 66 lakhs और आपका आंसर हो जाएगा 66 lakhs। ये वाला ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है।
बोलिए, बात समझ में आई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. हाउएवर व्हेन सच पेमेंट्स आर मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस द अमाउंट शैल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट टिल द डेट ऑफ द एसेट. तो इस केस में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 66 lakhs. चलिए आगे चलते हैं. PQ are an eligible assessee following mercantile system of accounting carrying on business under section 44AD provides the following details. 44AD यानी कि ऑल धंधा, हर तरह के धंधे वाला व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होता है. इसका नियम क्या होता था कि अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट रूट करवाया है तो मैं 6% ऑफ टर्नओवर को आपका प्रिजम्पटिव इनकम लूँगा, और अगर आपने कैश में करवाया है तो 8% लूँगा. अब यहाँ पे वो एक्चुअली अमाउंट कब आ रही है नहीं आ रही है उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं. तो अपने क्या करेंगे, 12.5 लाख रुपए जो अकाउंट पे ही चेक से आया ये 6% में आएगा. 25 लाख रुपए जो कैश में आया ये 8% में आएगा. 12.5 लाख रुपया जो अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से आया है वो भी 6% में आएगा. और 15 लाख जो अभी तक मिला नहीं है, तो जब तक मिला नहीं है तो बैंक में नहीं गया, अपने यही मानेंगे कि वो भी शायद 8% के कैटेगरी का है, तो इस पर 8% आ जाएगा. तो मुझे पता क्या चलता है कि मेरे पास में 25 और 15 40 लाख रुपए की ऐसी चीज़ है जो 8% पे लाइबल है, और 12.5 25 लाख रुपए की ऐसी चीज़ है जो 6% के लिए लाइबल है. तो फिर 40 का 8% आप निकालेंगे 3,20,000, 25 का आप 6% निकालेंगे 1,50,000. टोटल आंसर आपका 4,70,000. ऑप्शन डी. मूविंग अहेड. Which of the following transactions are deemed to be speculative transaction? बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आपने कभी भी जीवन में स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि वो ट्रांजैक्शंस जहाँ पे आपकी नीयत ही होती है अदरवाइज दैन बाय एक्चुअल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने की. ठीक है. अब ऑब्वियसली जिनने अच्छे से पढ़ा है उनको ये भी याद होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी चीज़ें जो होती है वो स्पेसिफिकली स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन का एक्सेप्शन होती है. बट मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये याद नहीं भी था तो भी आपको डेफिनेशन याद थी, ऑल ऑफ द अबव वगैरह की कोई एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आपके लिए बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेना आसान हो जाता है, क्योंकि ए तो 101% सही होगा ही होगा. तो इसीलिए ईजी क्वेश्चन. अगर कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं भी पढ़ के गया था तो भी उसके लिए इसको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. आगे चलते हैं. XYZ a partnership firm is earning book profit of 5 lakh during the financial year 21-22. The firm paid remuneration as per partnership deed. वर्किंग पार्टनर को 4.5 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिया है जी, और नॉन वर्किंग पार्टनर को 90,000. द मोमेंट आप ये पढ़ते हो आपको क्लिक हो जाता है कि इस सब में मेरे को वही सब करना होगा. 5 लाख जो मुझे बताया हुआ है, मुझे पहले 3 लाख पे 90% तक का अलाउड होता है, आगे के पैसे पे 60% तक का अलाउड होता है. वैसे करके मैं इसे कैलकुलेट करूंगा. और क्लियरली जब मुझे नॉन वर्किंग पार्टनर दिखा तो वो मेरे लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि मुझे पता है कि नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी अलाउड नहीं होती. तो अब अगर इसे अपने सॉल्व करें तो आपको कितना अलाउड होना चाहिए था, आपको बेटा कितना अलाउड होना चाहिए था? तो आप देखो आपके पास में 5 लाख था आपका बुक प्रॉफिट, तो इसमें 3 लाख इंटू 90% यानी कि 2,70,000, और बाकी बचा 2 लाख, इसके ऊपर आएगा 60% यानी कि 1,20,000. टोटल आता है 3,90,000. 3,90,000 अलाउड होता है. आपने लेकिन 4.5 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिखा रखा है. अगर अपने को याद है 1.5 लाख रुपए तक का रेम्यूनरेशन होता तो कुछ दिक्कत नहीं थी, कोई कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं. आप कैसे भी दिखा सकते हैं, लॉस में जा रहा है फर्म तो भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर के रेम्यूनरेशन के लिए आपको ये क्लॉज को फुलफिल करना पड़ता है. ठीक है. तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ गया कि 3,90,000 से ज़्यादा का रेम्यूनरेशन दिखाने की आपको अनुमति नहीं है. आपने 4.5 दिखाया तो 60,000 वहाँ से डिसअलाउ होगा, और 90,000 तो क्लियरली क्योंकि आपने नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी है तो उसका भी डिसअलाउड होना बनता है. तो आंसर हमारा 1.5 लाख आ जाएगा. बहुत ही बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. ऑप्शन सी 1.5 लाख हमारा आंसर हो गया. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एसेट? अब इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों. ये सीजी के जो क्वेश्चन पूछे हैं या IFOS के जो क्वेश्चन पूछे हैं, जिन बच्चों ने क्लास में थे तो आपको सारे एग्जाम्पल्स आई एम अज्यूमिंग कि याद आए होंगे पेपर देते समय, जो मैं आपको बताता था कि बॉलीवुड की तरह चिट्ठी दिखाई देगी और उसमें मेरी शक्ल आपको दिखाई देगी और मैं आपको आंसर बता दूंगा. तो उसी तरीके के ये क्वेश्चन थे. अब एक मारुति डीलर अगर कार बेचने के लिए होल्ड करता है तो उसका स्टॉक इन ट्रेड है. मारुति डीलर के पास में होंडा सिटी गाड़ी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए. हालांकि थोड़ा
बिजनेस के लिए सही नहीं है इसका डिसीजन, बट कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये तो पर्सनल इफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप होल्ड करते हो, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी जब आप होल्ड करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो पर्सनल इफेक्ट कहलाता है और वो सीजी की परिभाषा से बाहर हो जाता है। ज्वेलरी हेल्ड बाय अ ज्वेलर फॉर हिज पर्सनल यूज, ऑब्वियसली नवाब साहब ने जो भी ज्वेलरी रखी हुई है तो वो सारा का सारा क्या माना जाता है, वो कैपिटल एसेट माना जाता है। ज्वेलरी हेल्ड बाय अ ज्वेलर विच हैज़ बीन हेल्ड एज एसआईटी, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे ज्वेलर के पास में अगर ज्वेलरी है तो उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही सरल था ये क्वेश्चन भी। सुरेश एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद रमेश फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर 30 lakhs इन जून 2021। सुरेश ने एडवांस मिला 3 लाख रुपए का, सब्सिक्वेंटली अग्रीमेंट कैंसिल हो गया और सुरेश ने पैसा फॉरफीट कर लिया। द एडवांस मनी इज नाउ, इसका आइडियल सिनेरियो में बेस्टेस्ट आंसर इसका ये होता है कि इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर प्रोवाइडेड इट हैज नॉट बीन टैक्स्ड इन CG। ठीक है, बट अपने पास ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो अपने लिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा भी ये कहाँ पे टैक्सेबल होता है, IFOS में, जिस साल में इसको फॉरफीट किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस सॉल्व करें, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसे आपको स्किप करना चाहिए था। अभी तक के सारे क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट थे। चलिए, इफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेस्ड for which exemption was claimed under section 54B is transferred within 3 years। बिल्कुल सिंपल है, अपने को टेबल याद है अपनी डिडक्शन की, जिसमें हम पढ़ा करते थे कि रिवोकेशन कैसे होता है। तो आपको पता है 2 ही क्लॉज होती थी कि या तो आपने CGDA अमाउंट को यूज़ नहीं किया, मिसयूज़ किया, अंडर यूटिलाइज किया, तो आपका रिवोकेशन हो जाता था, और दूसरा ऑप्शन होता था कि लॉक इन पीरियड आपने तोड़ा। जब आप लॉक इन पीरियड को तोड़ते हो, एसेट को बेच देते हो, तो हम क्या करते हैं, रिवोकेशन तो करते हैं, बट उस रिवोकेशन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि जो नया वाला एसेट था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इस अमाउंट को लेस कर देते हैं। और अगर आपने CGDA के साथ गड़बड़ करी होती तो हम कहीं से लेस नहीं करते, उसे हम डायरेक्टली आपके नए इस साल का CG मान लेते। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिंपली कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अर्लियर शैल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Purushottam has transferred 250 equity shares of TCS Limited, a listed company, on 1st March 2022, 3200 रुपए का, and paid securities transaction tax on the same, यानी कि चलो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहा है। परचेज दी शेयर्स ऑन 1st January 2017, 2400 रुपए में उसने खरीदा था। कोटेड प्राइस ऑफ TCS Limited ऑन 31st January 2018 वॉज 2550 पर शेयर। अगर मैं आपकी जगह पे होता इस सम को, तो मैं पहले इस सम को टच भी नहीं करता। ग्रैंड फादरिंग का प्रोविजन है, आपको यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में अकॉर्डिंगली आप सेल के साथ लेस करके CG के अमाउंट निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में तो इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बिकॉज शुरू में हम नहीं चाहते कि हम किसी कैलकुलेशन में उलझें, किसी प्रोविजन में उलझें, 17-18 में दिमाग हमारा खराब हो। हाउएवर, अगर आप सेकेंड राउंड में आते और फर्स्ट राउंड के 40-50 क्वेश्चन के बाद जब आपको समय मिलता आप इस क्वेश्चन पे आते, तो ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइए, ग्रैंड फादरिंग का प्रोविजन जिनको याद है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। सेल कंसिडरेशन 3200 की है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, स्टेप 1 में आप ले लेते हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि थी 2400 रुपए की, और स्टेप 2 में आप क्या लेते हो, लोअर वैल्यू लेते हो, या तो FMV का। FMV कौन से डेट का, 31/1/2018 का, क्योंकि 1 फरवरी से ये नया प्रोविजन आ गया था, तो उससे एक दिन पहले का जो FMV था वो था 2550 रुपये, और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन यानी कि 3200 रुपये। तो दोनों में से जो लोअर है, तो 2550 और 3200 में से जो लोअर है, तो आंसर इज 2550। स्टेप 3 में आप लेते हो कि COA यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर है, तो हायर वैल्यू आई 2550। वंस यू हैव दिस वैल्यू, फिर इस सम में कुछ नहीं बचता। सेल कंसिडरेशन आपकी 3200 इंटू 250 शेयर्स हैं आपके पास में, तो आप 8 लाख निकालते हैं। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ है नहीं, नेट सेल कंसिडरेशन आपका आ गया। उसके बाद में सॉरी यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो क्योंकि बेटा ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है तो इसके ऊपर कोई इंडेक्सेशन का प्रोविजन नहीं रहेगा और 10% का टैक्स रेट रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने निकाला 2550 इंटू 250, 6,37,500, 1,62,500 का वैल्यू आ रहा है। हाउएवर, अपने को पता है कि 112A में जब आप LTCG पे 10% का टैक्स लगाते हो तो 1 लाख रुपए तक की इनकम पे आप टैक्स नहीं लगाते, उसके ऊपर वाला जो इनकम है उस पर आप टैक्स लगाते हो। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए
कीर्ति acquired a house property 25 जुलाई 2015 8 लाख रुपए में. On 15th June she became a partner in a partnership firm. On this day she transferred this property to partnership firm as her capital contribution. Fair market value उस दिन का 20 लाख है, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड किया गया 18 लाख पे. तो बहुत ही सिंपल अपने यही पढ़ा करते थे कि इसमें एक ही बात याद रखने वाली होती है, जब पार्टनर से फर्म को चीज़ जाती है तो आप रिकॉर्डेड वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हो, और जब फर्म से पार्टनर को मिलता है तो फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हो. तो यहाँ पे बड़ा इजीली आपको पता चल गया कि आपको सेल कंसिडरेशन फॉर कीर्ति 18 लाख लेना चाहिए. तो आपने 18 लाख का सेल कंसिडरेशन लिया, ईओटी कुछ नहीं है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन 18 लाख आ गया. फिर आ जाती है बात इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की. तो ICOA या कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या आएगा. कीर्ति ने इस घर को खरीदा था 8 लाख रुपए में. कब खरीदा था? 25 जुलाई 2015 को खरीदा था, यानी कि दिस इज 15-16. तो 15-16 का इंडेक्स है 254, और ये एसेट ट्रांसफर कब हो रहा है? 21-22 में, तो वहाँ का इंडेक्स है 317. तो हमारे लिए वैल्यू आ गई 8 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाई 254, तो 998425 की वैल्यू आती है. लेस करते हो आपके पास LTCG आ जाता है 801575. ऑप्शन ए. बहुत सारे सवालों में अगर आपने ऑब्जर्व किया इस पेपर में ऑप्शन ए आंसर आया है, जो कि आइडियली अपने जब क्लास में बात किया करते थे तो ये बोला करते थे कि जानबूझ के आपको फंसाने के लिए ऑप्शन ए में एक ऐसा ऑप्शन देंगे जो लग रहा होगा शायद सही जवाब है, बट वो होगा नहीं. तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नहीं है. चलिए, सुरजीत इन्वेस्टेड 22 लाख इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023D ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ही अर्न डिविडेंड इनकम ऑफ 7,50,000 फ्रॉम अबव. फॉर दिस इन्वेस्टमेंट पर्पज ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड पेड इंटरेस्ट ऑफ इतना इतना इतना. बताइए कितना क्या होगा. चलिए, अब इसमें आपको क्या याद रखना था बच्चों कि डिविडेंड इनकम जो है वो या तो PGBP में टैक्सेबल हो सकती है या फिर IFOS में टैक्सेबल हो सकती है. तो जब भी वो IFOS में टैक्सेबल होती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस ही अलाउड होता है, और वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम जितना. तो आपकी इनकम थी 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का आप 20% निकालोगे बच्चों तो 1.5 लाख आएगा. तो आपको 1.5 लाख रुपए जितना ही अलाउ होगा, उससे ज़्यादा आपको अलाउ नहीं होगा. तो द मोमेंट आप 1.5 लाख अलाउ करवा लेते हैं, बाकी फिर कोई इशू रहता नहीं है. आपने भले ही ब्याज 2,20,000 भरा है, बट आप क्लेम कर सकते हैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन. तो 1.5 लाख रुपए आपने क्लेम कर लिया, 6 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Venkatesh has received 35,000 from each of his 2 friends on 14th February on the occasion of his marriage anniversary. Anniversary है, शादी नहीं है. शादी में सब कुछ माफ़ होता है. हमने सुनी थी वो कहानी कि क्यों शादी में सब कुछ माफ़ होता है. बिकॉज शादी अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन सिस्टम का एक लोन लेने का तरीका था कि सारे लोग मिल के इकट्ठा होकर थोड़े थोड़े पैसे एक दूसरे व्यक्ति को लिफाफे में डाल के लोन दे देते थे, और उसके घर का प्रसंग निकल जाता था. और जब उनके घरों में शादियां होती थी तो ये व्यक्ति भी जाके उनको वापस से 100-200 रुपए का अपना लोन चुका देता था. तो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था कि आपको जब पैसे की जरूरत पड़ी, आपको एक साथ 1 लाख रुपए मिल गया और आप उसे रीपे कब कर रहे हैं? जब सामने वाले व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो भी रीपेमेंट कैसा है? आपको किश्तों में ही करना है. किसी को 100, किसी को 200, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़े तब आपको उसे रीपे करना होता है. तो कहीं ना कहीं ये शायद किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद यही कारण रहा होगा कि शादी पे मिलने वाले गिफ्ट को आप एग्जेम्प्ट मानते हैं. हमारे गुजरात में तो बाकायदा रजिस्टर लेके बैठते हैं लोग, नोटबुक लेके बैठते हैं, और उसमें रिकॉर्ड किया जाता है किसने कितने रुपए दिए, और आप अपना बड़े गौरव से लिफाफा खोल के लिखवाते हो, हाँ जी मेरे नाम से 500 रुपये लिख दो. चलिए खैर, तो आंसर यहाँ पे क्या है? मैरिज एनिवर्सरी है तो टैक्सेबल होगा. सिंपल नियम था, आप लोगों को याद था कि अगर 50,000 1 रुपया भी हो जाता है तो फिर पूरा का पूरा 50,000 1 रुपया टैक्सेबल होगा, सिर्फ 1 रुपया टैक्सेबल नहीं होगा. तो यहाँ पे अमाउंट 35 × 2 70,000 है, देयरफॉर पूरा का पूरा 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा. चलिए, तो ये 70,000 अपना आ गया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Champalal received interest from MP state government due to late payment of compensation for compulsory acquisition of capital asset amounting to 12 लाख रुपए. 12 लाख रुपए का उनको मिला है इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन. इंटरेस्ट एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन जो होती है वो ऑब्वियसली आपकी CG में टैक्सेबल होती है, और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है अपना IFOS में. सिंपल नियम है, 50% का फ्लैट डिडक्शन होता है.
50% का फ्लैट डिडक्शन होता है, देयरफॉर आप 50% लेस कर दोगे, 12 लाख मिला था, 6 लाख लेस हो गया। अगेन अपना ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ मैरिज ऑफ यश, ये अपना एग्जाम्पल वही है कि भाई ऐश्वर्या राय बच्चन को शादी से पहले ही अमिताभ बच्चन ने तोहफे दे दिए। अब अमिताभ बच्चन की हैं वो पुत्र वधू, लेकिन बनी नहीं है अभी तक, तो वो वुड बी डॉटर इन लॉ है। तो जब भी कोई सास या ससुर अपने वुड बी डॉटर इन लॉ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि क्लबिंग में एक सिंपल लाइन लिखी हुई रहती है दैट द रिलेशनशिप शुड सबसिस्ट, रिलेशनशिप शुड सबसिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज अक्रूवल ऑफ इनकम। जब अक्रूवल ऑफ इनकम हो रहा है तब भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जब ट्रांसफर हो रहा है तब भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इस लॉजिक से अपना आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे भले ही प्रॉपर्टी रश्मि को यश ने ट्रांसफ़र करी थी, सुंदर ने ट्रांसफ़र करी थी यश की होने वाली बीवी रश्मि के नाम पे, बट यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा, और शादी होने के बाद भी इट विल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रश्मि इटसेल्फ। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। मनदीप हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम इज ग्रेटर हैज 3 माइनर डॉटर। तो बता रहे कि मनदीप और मनदीप की स्पाउस जो है, अब उसमें मनदीप की इनकम ज़्यादा है। हैज़ 3 माइनर डॉटर्स हुज टोटल इनकम्स आर 4,500, 1,000 और 3,500 रेस्पेक्टिवली। टोटल इनकम कितना क्लब किया जाएगा मनदीप के हाथ में? तो अपने को पता है कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एरियाज़ जहाँ पे आपको बच्चों की गिनती नहीं रखी जाती है, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, हर बच्चे पे अगर आपको इनकम क्लब किया जा रहा है आपके हाथ में, तो फिर 1,500 रुपये का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको 1,500 रुपये का पर बच्चे की इनकम पे डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4,500 है तो 1,500 लेस कर दूंगा तो 3,000 बचा, 3,500 है 1,500 लेस कर दूंगा तो 2,000 बचा। अब जिस बच्चे की इनकम ही 1,000 है, 1,500 तक ऐसे ही एग्जेम्पन होता है, तो इसका कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। 3 + 2 = 5,000 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 22. Nishan gifted a house property valued at 40 lakh to his wife Sarita, who in turn has gifted the same to her daughter-in-law Babita. अब देखिए, आइडियली निशान की जो डॉटर इन लॉ होगी वही निशान की वाइफ की डॉटर इन लॉ भी होगी, अनलेस ये हम एकता कपूर का सीरियल देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे प्रेरणा के हैं, कुछ अनुराग के हैं, कुछ प्रेरणा और अनुराग के हैं, कुछ प्रेरणा और मिस्टर बजाज के हैं, कुछ मिस्टर बजाज और कमोलिका के हैं, कुछ अनुराग और कमोलिका के हैं। तो वहाँ पे क्या बिल्कुल अलग सिस्टम होता है। यहाँ पे लेकिन आमतौर पे जो हस्बैंड की बहू है वही वाइफ की भी बहू होगी। तो ये बेसिकली क्या प्रोविजन है? ये प्रोविजन हो गया इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। बीच में जो प्रॉपर्टी वाइफ को दी गई है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। अगर अपन पढ़ते थे कि अगर आप किसी ट्रस्ट को प्रॉपर्टी दे देते हो, इवेंचुअली जिसकी बेनिफिशियरी आपकी वाइफ या फिर आपकी डॉटर इन लॉ है, तो ट्रस्ट का कोई रोल नहीं रह जाता है। ट्रस्ट तो बीच में आपने एज एन इंटरमीडियरी यूज़ किया, आपका उद्देश्य था कि प्रॉपर्टी A to B पहुँच जाए। तो इस केस में ये टैक्सेबल होगा किसके हाथ में? इट विल कंटिन्यू टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफर, यानी कि निशांत के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब एक छोटी सी गलती हो सकती थी कि हालांकि चांसेस कम थे, क्योंकि 3,60,000 एक ही ऑप्शन में था, बाकी तीनों में 252 था, तो वो आपके लिए काफ़ी बड़ा इंडिकेटर था कि करेक्ट आंसर 252 होना चाहिए। 30,000 का रेंट है, बट इंटू 12 करते हैं तो 3,60,000 रुपये, ये आपका स्टेप 2, ये आपका GAV बन जाता है। लेकिन इसी से आपके पास कोई म्यूनसिपल टैक्स वगैरह तो है नहीं, तो ये NAV बन गया। उसके बाद में आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे, तो जैसे ही आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हो आपकी वैल्यू आ जाती है 2,52,000। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 252 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ निशांत। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,25,000 रुपये का है, असेसमेंट ईयर 21-22 में, इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23। अब यहाँ पे देखिए कि 2 लाख रुपए की जो लिमिट होती है कि आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो इंटर हेड में होती है बच्चों। इंटर हेड का अगर सेट ऑफ हो रहा है ना, वहाँ पे 2 लाख रुपए की लिमिट होती है, बट जहाँ पे इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो रहा है, आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो,
हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और फिर अगले साल हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम के साथ उसे सेट ऑफ कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आप सिर्फ 2 लाख रुपए का ही लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा का पूरा 2,25,000 रुपये आप सेट ऑफ कर पाएंगे। A partnership firm with 3 equal partners has brought forward depreciation of 3 lakh and business loss of 6 lakhs relating to assessment year 21-22। 1 अप्रैल को एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। अब बताइए भविष्य में आप कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन नहीं था। इसका नियम ये होता है कि भाई जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से के लॉस को अब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से के लॉस को आप अब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो कौन सा पार्टनर जा रहा है? एक पार्टनर जा रहा है, कुछ बोला हुआ नहीं है, तो अपने ऐसा मान लेंगे कि इक्वल, अच्छा 3 इक्वल पार्टनर्स बोला हुआ ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 लाख का लॉस था जिसमें से इस पार्टनर का ऑब्वियसली 1/3 बनता है, तो 2 लाख रुपए के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो 4 लाख 4 लाख, अब 2 ऑप्शन में मेरे पास 4 लाख आ रहा है। एक में कह रहा है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में भी मैं प्रोपोर्शनेटली कम करूं और एक में कह रहा है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में मैं कम नहीं करूंगा। तो प्रोविजन सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को लेके होता है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है कि आपको उसको भी प्रोपोर्शनेटली कम करना है, क्योंकि एसेट अभी भी बिजनेस में ही रहने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन डी को अपना करेक्ट आंसर मानोगे कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो पूरा का पूरा आप सेट ऑफ करवाइए, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ जो 2 पार्टनर बच गए उनकी एक्सटेंट का ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 25 वेयर एन एसएससी इज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी, बहुत सिंपल, यानी पुराने मेथड पे चल रहा है। 80EEB का डिडक्शन क्या हो जाएगा? याद कीजिए, अपने पढ़ा करते थे इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हालांकि ये सब याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इन्होंने साफ साफ बता दिया है। EEB उस व्यक्ति को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, आंसर विल बी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का आपका मैक्सिमम लिमिट होता है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडजस्टेड GTI 80G के लिए, 80G आपको पता है, जी मनी ग्रांट, जब आप डोनेशन वगैरह देते हो तो 4 कैटेगरी हुआ करती थी, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विद लिमिट, 50% विद लिमिट। तो वहाँ पे जब लिमिट वाला आता था तो वहाँ पे आपको एडजस्टेड टोटल इनकम लेना होता था। अब आइडियल सिनेरियो में तो वो होना चाहिए कि भाई जो भी आपकी टोटल इनकम है उसमें से आप लेस कर दीजिए STCG अंडर सेक्शन 111A, LTCG, और उसके साथ साथ आप लेस कर दीजिए जो भी आपके कैजुअल इनकम थे, लॉटरी वाले, हॉर्स रेसेस वाले, वो सारे आपको लेस कर देने चाहिए। बट यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप अमंग्स द अवेलेबल ऑप्शन जो मोस्ट करेक्ट आपको अपीयर हो रहा होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो बी जो है दैट अपीयर्स टू बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसने STCG भी लेस करवा दिया, LTCG आइदर वेज कोई सा भी हो आई एम सॉरी, क्योंकि वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं, तो उसको भी लेस करवा दिया, कोई एग्जेम्प्ट इनकम थी उसको भी लेस करवा दिया, और बाकी सारे डिडक्शन जो थे चैप्टर 6A के वो लेस कर दिए एक्सेप्ट 80G। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एन एसएससी इज नॉट एक्सरसाइज्ड 115 BAA, BAC, BAD, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IBA। ऑब्वियसली अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जो इन डेप्थ पढ़ के गए हैं उनको ये आया होगा। अगर इन एनी केस आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसे स्किप कर सकते थे क्योंकि इसमें तुक्का लगाने जैसा काम नहीं करना चाहिए था आपको। जिनका पढ़ा हुआ था उनको बड़ी आसानी से याद आया होगा कि भाई जब भी आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हो, अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे आप कमर्शियल स्पेस के लिए मैक्सिमम कितना एरिया यूज़ कर सकते हो, तो उसका आंसर था 5%। अगर आप 5% जितना कमर्शियल स्पेस के लिए एरिया यूज़ कर रहे हैं तो आप एलिजिबल रहते हैं 80IBA के डिडक्शन के लिए। करेक्ट आंसर आपका 5%, ऑप्शन डी हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन TTB, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा कहते थे अपने से, थोड़ी थोड़ी आमदनी होती थी हमारी TTA की, तो आप बुढ़ापे में आपको क्या याद था कि भाई बुढ़ापे में कोई फ़र्क नहीं रहता, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, जहाँ से आपको ब्याज मिल जाए वहीं आप खुश हैं। तो इसीलिए चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, फिक्स डिपॉजिट हो, सभी एलिजिबल होते हैं 50,000 रुपये तक के डिडक्शन दिलाने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयान एज्ड 75 ईयर्स एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया, टोटल इनकम है इनकी 2,60,00,000, जिसमें कि LTCG है 112 वाला। 112 का LTCG मतलब 20% टैक्स रेट वाला,
वो 35 लाख का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का, यानी कि सॉरी 10% वाला, वो है 30 लाख का। एंड अदर इनकम है आपकी 1,95,00,000 की। व्हाट वुड बी हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23? अज्यूम दैट अयान हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ 115BC, यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम में चलना है। अब ये अनदर एक क्वेश्चन है कि इसे आप स्किप कर सकते थे। दिस वॉज कंप्लीटली स्किपेबल बिकॉज एक नंबर के लिए बहुत मेहनत आपको इसमें करनी पड़ रही है। और फर्स्ट राउंड में तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। द मोमेंट यू सी 2,60,00,000 और 112 आपको समझ जाना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में मुझे समय लगेगा और अभी इसे टच नहीं करना चाहूँगा। मैं फर्स्ट राउंड में दूसरे क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। हाउएवर मेरा तो एक ही राउंड है, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो अपने इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रोविजन कौन सा आपका चेक किया जा रहा है बच्चों? आपका प्रोविजन यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि सरचार्ज का प्रोविजन आपको अच्छे से पता है कि नहीं, और LTCG पे लगने वाले या CG पे लगने वाले टैक्सेस आपको अच्छे से पता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इनकम को 3 हिस्से में बांटता हूँ। एक है अदर इनकम, एक है इनकम अंडर सेक्शन 112, एक है इनकम अंडर सेक्शन 112A। जो अदर इनकम है उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट का टैक्स आएगा। 112 पे 20% का फ्लैट टैक्स रेट आएगा। 112A पे 10% का फ्लैट टैक्स रेट आएगा। 112A पे 10% का फ्लैट टैक्स रेट आएगा। अब आप इस पे जब टैक्स निकालते हो स्लैब रेट के अनुसार, तो ये अमाउंट आपकी आ गई। यहाँ पे तो दोनों क्वाइट सिंपल है। 35 का 20% 7 लाख और 10 का सॉरी 30 का 10% 3 लाख। अब सरचार्ज का प्रोविजन क्या होता है कि जब कभी भी आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 11A एंड 112A 2 करोड़ से ज़्यादा होती है ना, तो आपके बाकी इनकम पे सरचार्ज लगता है 25% का। बाकी इनकम पे आपके सरचार्ज लगता है 25% का। लेकिन 11 मतलब 111A और 112A जो है वहाँ पे 15% से ज़्यादा का सरचार्ज नहीं लिया जा सकता, तो वहाँ पे लगेगा 15% का। 112 जो है उसके बारे में ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, तो 112 के ऊपर में नॉर्मल 25% का सरचार्ज लगेगा। तो हमने सरचार्ज कैलकुलेट कर दिया 14,15,000, 1,75,000, 45,000। जब आप ये सब कुछ टोटल करते हो टैक्स प्लस सरचार्ज आपका 70,75,000, यहाँ पे 8,75,000, यहाँ पे 3,45,000, तो आपका टोटल टैक्स आ गया 82,95,000। 82,95,000 ये आपका टोटल टैक्स बच्चों आ गया है। अब इसके ऊपर आप ऐड करोगे अपना सेस जो कि है 4%, जो तो कॉमन है, वो हर इनकम पे लगेगा। तो 3,31,800 आप निकालते हो, तो 86,26,800 इज द आंसर दैट आई हैव सॉल्व्ड। वो मुझे किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। इससे 9626,800 ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट मेरा आंसर 8626,800 है, ऑन दी अजम्पशन कि जो भी 112A का ट्रीटमेंट करना था, लाख रुपए का एडजस्टमेंट, वो सब हुआ था, इसीलिए आपने सारी चीज़ों को नेट में कंसिडर किया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसमें बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं। हाउएवर फर्स्ट राउंड में इसको नहीं करना चाहिए था। एग्जाम में ऑनेस्टली मैं आपकी जगह होता तो इस क्वेश्चन को नहीं करता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। XYZ प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया 1 जून 2021 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इसने अर्न किया है 20 लाख रुपए का इनकम। कंपनी वांट्स टू ऑप्ट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 BAB। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। BAB में मैक्सिमम आपको 15% का टैक्स रेट भरना पड़ता है। आप एलिजिबल हैं, नई कंपनी आपने बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग है, सारे आपके जो बॉक्सेस हैं वो क्लिक हो रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 15% का टैक्स रेट। 31 नेट प्रॉफिट ज़ारा लिमिटेड का था 210 लाख का, जिसमें 15 लाख रुपए का डिविडेंड था सब्सिडरी कंपनी का, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड था 18 लाख रुपए का। द बुक प्रॉफिट ब्ला 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 वुड बी कितना। चलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड से कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ डिविडेंड वाली इनकम को एडजस्ट करना था। तो आप जब डिविडेंड वाली इनकम को एडजस्ट करते हो, ये एक्चुअली मैट का क्वेश्चन है। नॉर्मली एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा मैट का इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यूजुअली पॉपुलर क्वेश्चंस मैट के रहते हैं कि कितने साल तक आप क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो। बट अगेन ये क्वेश्चन दोज हु हैव सॉल्व्ड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 210 - 15, देयरफॉर 195 लाख रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर। बाकी कोई इसमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए, 33 निर्मला हैविंग एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ 45 लाख, शी हैज ऑप्टेड द प्रोविजन ऑफ 115 BAC। अच्छा, पहली बार अपने को दिख रहा है कि किसने 115 BAC को चुना है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या लगेगा?
कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। मैट एएमटी में ये एक एक दो चीज़ें ही तो अपने को याद रखनी थी कि अगर कोई जाता है 115 बीएससी में तो उसके ऊपर एएमटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई बिकॉज हमारी क्लास में एक कंपटीशन सी चलती थी कि ये पॉइंट मैं कितनी बार समझाऊंगा, और मैं बोर्ड पे नंबर लिखा करता था कि आज मैं आपको 24वीं बार ये बात बता रहा हूँ कि 25वीं बार बता रहा हूँ। इस तरीके से देयर वाज दिस इन जोक एट आवर क्लास। तो अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी तपस्या सफल हुई और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। फेयरली सिंपल क्वेश्चन कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है पार्टनर में, इसीलिए उसे मैं सैलरी में टैक्सेबल नहीं कर सकता, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। 34 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ कंप्लीट पार्टीशन ऑफ एचयूएफ शैल बी, तो उसे ट्रांसफर ही नहीं माना जाता है। इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ। कोई टैक्स में इसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता बेसिकली। इट शैल हैव नो implications in with respect to tax। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 एम लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी रिसीव डिविडेंड ऑफ 12 लाख फ्रॉम अ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी इन विच इट होल्ड्स 33%। तो ये क्लॉज है कि भाई जिसमें आपका 26% उससे ज़्यादा का ओनरशिप है अगर दूसरी कंपनी में, तो फिर आपका जो डिविडेंड इनकम उससे मिलता है वो एक कंसेशनल रेट पे टैक्स होता है जो कि है 15%। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दीपिका का 8,500 रुपये का राजस्थान पत्रिका का क्रॉसवर्ड पजल का इनाम निकला। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एज पर 194B। टीडीएस में मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती है, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट और कुछ इक्का दुक्का परसेंटेजेस याद रखनी होती है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपये का होता है, चाहे हॉर्स रेसेस हो चाहे लॉटरी हो। तो अगर आपको 10,000 रुपये से कम का इनाम मिल रहा है तो आपके ऊपर टीडीएस लगता ही नहीं, आपके ऊपर कोई भी टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होता। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 37 राजा मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स टू रानी अ कॉन्ट्रैक्टर। राजा ने रानी को पेमेंट दिया है और अपना नियम टीडीएस में ये होता है कि अगर पेई जो है वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में 1% का टीडीएस कटता है, और अगर कोई अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ होता तो 2% का कटता। तो यहाँ पे आप टोटल कीजिए 25 + 22 + 27 + 30, तो आपका वैल्यू 1,04,000 आ जाएगा। उसका 1% आप निकालेंगे, 1,040 का टीडीएस काटा जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे ना एक और तरीका भी था बच्चों इसमें ना करेक्ट आंसर ढूंढने का, जो बहुत सिंपल था कि टीडीएस जब भी आप काटते हो ना और अगर आपने पेमेंट किया है, अनलेस आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तब तक आप सेस का ट्रीटमेंट करते नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलें। Suresh died on 30th March and his total income till this date was 5,55,000। Thereafter बिजनेस सुरेश का जो था उनके बेटे किशन को मिल गया और उसकी टोटल इनकम हो गई 4,25,000 रुपये। तो अब जब इनहेरिटेंस में आपको मिला है कोई चीज़, अब तो कोई दूसरा व्यक्ति बचा ही नहीं है, आपका ही वो बिजनेस भी है, दोनों बिजनेस के लिए एक ही एंटिटी आप ही को माना जाएगा। तो आपको एक कंसोलिडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा दोनों इनकम के एक्यूमुलेट करते हुए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9,80,000। मूविंग अहेड, द इंटीमेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कैन नॉट बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 143(1) स्क्रूटनी असेसमेंट वगैरह के लिए बुलाते हैं आप किसी को, तो इसमें आप इंटीमेशन ऑर्डर कितने समय में दे सकते हैं? 12 महीने का टाइम होता है, 12 महीने से ज़्यादा का टाइम आप नहीं ले सकते। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 मंथ्स। Then which of the following default is not covered under section 276cc of Income Tax Act 61? I guess ये वाले क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आई होगी। हमने इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमने तैयारी ऐसी ही करनी थी जिससे कि हम आसानी से 90% 85% क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, और हमें अपनी MCQ की बुक जो थी उससे मैं अगर कहूँ या आपके क्लास में जो टेस्ट हुए उससे डायरेक्टली सेम लैंग्वेज सेम नंबर्स के कम से कम मैं आपको 25 क्वेश्चन गिना सकता हूँ। तो आई गेस आपके मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं होगा इस एक क्वेश्चन को मेरी वजह से छोड़ने का।
खैर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। बाकी तीनों चीज़ें 276 सीसी में कवर्ड होता है। 41 हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया। अपने स्टार्ट ही ऐसे ही करते हैं बच्चों टैक्स को कि भाई टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लिखते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद आप लिखते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आप लिखते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से फिर आप दो हिस्सों में बांटते हो कि एक तरफ सीबीडीटी एक तरफ सीबीआईसी आता है। तो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर आपसे पूछा जाए आंसर इज गोइंग टू बी सीबीडीटी। अगर आपसे हाईएस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूछा जाता तो आंसर सीबीडीटी नहीं होता, क्योंकि सीबीडीटी के पास में एडजुडिकेशन का पावर नहीं होता है, वो सुओ मोटो अपने आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एसएससी के ऊपर में एक्सरसाइज नहीं करता है। खैर सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सीबीडीटी। चलिए, हितार्थ, हु इज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है 1/4 बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। अब आपको क्या ध्यान से पढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चन को, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को आपको अंडरलाइन करना चाहिए। द मोमेंट आपको पता चलता है कि ये RNOR है तो ये तीन ही इनकम पे टैक्स देगा। एक अगर इनकम इंडिया में रिसीव हुई, एक अगर इंडिया में अर्न हुई, और तीसरा अगर कोई फॉरेन का बिजनेस इनकम है, जिस बिजनेस इनकम को या तो जिस बिजनेस को इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या प्रोफेशन सेटअप इंडिया से किया जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि इसको पैसा मिला है यूके डेवलपमेंट बॉन्ड से, इंटरेस्ट मिला है ना, ऑब्वियसली ये इनकम उसने इंडिया में नहीं कमाई है, यूके से पैसा आ रहा है, और उसमें से 1/4 इंडिया में रिसीव हुआ है। तो जो पैसा रिसीव इंडिया में होगा वो तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, वो इंडियन इनकम बन गया, प्लस 4000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया। अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में थी, फिर वो पैसा आपको हॉलैंड में मिले चाहे मार्स पे मिले इलॉन मस्क से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में तो उसका रेंटल इनकम, उसको बेच के आने वाला सीजी का इनकम, उसे आप इंडियन इनकम कंसिडर करोगे। तो 1 लाख प्लस 4 लाख, आंसर विल बी 5 lakhs। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। AB and company received 21 lakh as compensation from PQ and company for premature termination of contract of agency. Amounts received by AB and company is, ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अपने बात किया करते थे कि भाई नीचे अपोलो की दुकान है, अपोलो वाले व्यक्ति का डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल हो जाती है या उसकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है या उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो भले ही वो कैपिटल रिसिप्ट है लेकिन वो टैक्सेबल होता है। इनफैक्ट चार्जिंग सेक्शन जो है PGBP का सेक्शन 28 में इसका जिक्र है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एरियाज जहाँ पे आपकी जो रिसिप्ट है वो कैपिटल है लेकिन फिर भी वो टैक्सेबल होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट एंड टैक्सेबल, ऑप्शन ए। नायक, a non-resident residing in US since 1990, came back to India on 1st April 2020। चलिए जी, ये मतलब 20 सालों 30 सालों से इंडिया के बाहर थे, अब आए। द मोमेंट आप देखते हो ना कि कोई व्यक्ति 30 साल से इंडिया में नहीं था, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि yippee जो अपने बोलते हैं, ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, अब वो आप चाहे 4 yippee का क्लॉज देखने जाओगे, 7 yippee का क्लॉज देखने जाओगे, 10 yippee का क्लॉज देखने जाओगे, तो वहां पे कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में ये व्यक्ति था ही नहीं। तो ये व्यक्ति ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तो बन ही नहीं सकता। दिस पर्सन कैन नेवर बिकम एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। तो बस अब बच क्या जाता है कि या तो ये नॉन रेसिडेंट बनेगा या फिर ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा। अब क्योंकि ये भाई साहब आ गए हैं 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को अगर ये आते हैं तो 1 अप्रैल 2020 में ये पूरे साल रहे, तो 20-21 में ये इंडिया में थे, और असेसमेंट ईयर 22-23 पूछा है, तो मेरे काम का ईयर है 21-22, तो 21-22 में भी ये पूरे साल थे, तो 365 जैसा जो अपना क्लॉज था वो मैच हो रहा है। तो अगर अपने इसमें देखें तो रेसिडेंट बनने के लिए तो काफ़ी है, ये 365 डेज रह गए, और क्या चाहिए, तो रेसिडेंट तो बन गए। अब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनने के लिए मुझे कम से कम 2 आउट ऑफ 10 yippee में रेसिडेंट बनना पड़ता है, और मेरा जो स्टे है, मेरा जो 7 yippee में स्टे जो है वो कम से कम 730 दिन का होना चाहिए। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर
इस साल के 365, उस साल के 365, ये 1 ये 2 और टोटल करके 730, तो वो तो गया। बट आपको समझना है कि ये यिप्पी में चेक करना है, प्रीवियस ईयर को नहीं कंसिडर करना है, ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में चेक करना है। तो जैसे ही आप इस प्रीवियस ईयर को हटा देते हो तो आपके पास में सिर्फ 365 दिन बचते हैं, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकते। करेक्ट आंसर हो जाएगा RNOR, यानी कि ऑप्शन बी NOR विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड्स इज टू बी ट्रीटेड एज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये बड़ा सिंपल सी बात होती है, रूरल अर्बन लैंड की, आप रूरल एग्रो लैंड की आप डेफिनेशन पढ़ते थे अच्छे से कि भाई जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दायरा भी बढ़ता जाएगा। तो आप अगर एक बहुत बड़े शहर के बहुत ही पास में रहते हैं ना, तो फिर आप भले ही टेक्निकली आपकी ग्राम पंचायत लगती होगी, लेकिन इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो आपको रूरल एरिया माना नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका रेंज होता है 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। आप लोगों को याद होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर्स। तो अर्बन एरिया कब होगा? जब आप 10,000 से ज़्यादा की आबादी के 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं, या फिर आप 1 लाख से ज़्यादा की आबादी के 6 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं, या फिर आप 10 लाख से ज़्यादा की आबादी के 8 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं, तो आपको अर्बन एरिया मान लिया जाएगा। अब अपने इस ऑप्शन में देखें, लैंड सिचुएटेड एट एरिया 10 किलोमीटर फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। तो 10 लाख की आबादी से मैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हूँ, तो मैं रूरल एरिया हूँ। A land situated at area 3 kilometer from the municipality having population exceeding 1 lakh। तो बस 1 लाख से मुझे कम 6 किलोमीटर दूर होना चाहिए था, बट मैं सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, तो मैं बन गया अर्बन एरिया। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही बढ़िया। 46, वेयर ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय डिड नॉट एक्सीड 2.5 लाख, देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फुल्ली एग्जाम्प्ट, कुछ भी टैक्सेबल इसमें नहीं होगा। ऐसे भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का यही फायदा होता है कि उसे बहुत मर्यादा में रहना पड़ता है कि भैया तुम 12% को एक्सीड मत करना, तुम 9.5% को एक्सीड मत करना, लेकिन मर्यादा में रहते हो तो बाद में आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होता है। जो मर्यादा में नहीं रहते, जैसे कि URPF वाले, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वालों को जब बाद में लमसम पैसा मिलता है तो उन पर टैक्स लगता है। चलिए 47, आफ्टर सर्विंग फॉर 28 years 7 months इन M Steels Limited, नितिन रिटायर्ड ऑन 30th September, कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो अपना पोगा है, ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है, तो बस सारी चीज़ें फटाफट याद आ जाती है कि यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन को कंसिडर करना है। दूसरी चीज़ मुझे याद आ जाती है कि यहाँ पे बेसिक प्लस DA लास्ट ड्रॉन जो है वो मेरी सैलरी बन जाएगी। बस ये 2 चीज़ें अगर आपको याद है तो इस सब में कुछ भी नहीं था। तो आपको लिखना है ग्रेचुइटी रिसीव 14,21,500 लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्चुअल अमाउंट 14,21,500, दूसरा स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख, और तीसरी चीज़ हो जाती है 15/26 यानी कि 15/26 क्योंकि 4 संडे हैं, इंटू 29 क्योंकि मैं फ्रैक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ। 7 months है तो मैं उसे 28 की जगह 29 ईयर्स ले रहा हूँ, और 41,600 इज़ द अमाउंट ऑफ सैलरी। वाई इज 41,600 इज द अमाउंट ऑफ सैलरी? बिकॉज मुझे सिर्फ बेसिक और DA लेना था, ये 10 month एवरेज वगैरह मुझे कुछ भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको हमेशा बताया बच्चों कि आप ना प्रोविज़न को जब कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं, आत्मा में उसे बैठा लेते हैं ना, फिर एग्ज़ाम में आपको ये सब दिक्कत नहीं दे सकते। बट जो बच्चे सोचते हैं कि ना मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ के जाऊंगा और थोड़ा सा पढ़ लूँगा, सिंपल ही तो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न सिंपल लगते हैं, सुनने में भी बड़ा इजी लगता है, बट एग्ज़ाम हॉल में आपके हाथ कांपेंगे कि मुझे 10 month एवरेज लेना है, या बेसिक लेना है, या DA लेना है, या सिर्फ बेसिक लेना है। तो ये कब नहीं होगा? जब आपने उस प्रोविज़न को घोटा हुआ है, अच्छे से आपने उसकी आत्मा को समझा हुआ है, तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपेगा और आप वाकई में 1.5 घंटे में पेपर ख़त्म करके बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि अपन 5 क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। चलिए, तब इसका आंसर क्या होगा? 41,600 सैलरी क्यों आया बेटा? क्योंकि इसकी बेसिक सैलरी है 37,800 और डियरनेस अलावेंस है 3,800। तो ये मेरा आंसर आ गया 41,600 के हिसाब से 6,96,000। तीनों में से मिनिमम अमाउंट 6,96,000 है, और मुझे टैक्सेबल नहीं पूछा है, मुझे पूछा है कि एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो आंसर इज ऑप्शन सी। 48, Ashwani is an employee of Bright Public School. His daughter Asha
स्टडिंग इन द सेड स्कूल एट कंसेशनल फीस ऑफ 600 रुपया पर मंथ, एक्चुअल फी 4000 पर मंथ है, अमाउंट ऑफ परक्विजिट कितना टैक्सेबल होगा। 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। पहला तो ये कि जब भी कोई एम्प्लॉयर आप पे एहसान करता है लेकिन बदले में आपसे कुछ अमाउंट चार्ज कर लेता है तो आप नेट एहसान को टैक्सेबल करते हो, याद है कि नहीं। तो आपको अगर नेट एहसान टैक्सेबल करना है तो 4000 की फीस थी, आपसे 600 चार्ज कर लिया तो 3400 रुपये का नेट एहसान है। और आपको पता है कि अगर एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता और 1000 रुपये तक का एहसान होता तो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन 1001 रुपये का एहसान अगर होता है तो पूरा का पूरा 1001 टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि 1000 से ज़्यादा का एहसान था तो पूरा का पूरा 3400 टैक्सेबल हो जाएगा। 12 महीने के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी 40,800, ऑप्शन बी। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू सैलरी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसकी सैलरी ज़रूर टैक्सेबल होती है, लेकिन उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलावेंस मिलता है वो सारी चीज़ें एग्जेम्प्टेड होती है। बहुत ही कम अलावेंसेज है बच्चों जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस का नाम आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम आता है, यूएनओ के बंदों का नाम आता है, और जो हमारा टाइगर था जो कभी बहरीन में तो कभी काबुल में कभी पाकिस्तान में सर्व कर रहा है, यानी कि एक इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो अगर बाहर इंडिया के बाहर अपनी सर्विसेज रेंडर करता है तो उसको मिलने वाला सारा अलाउंस और परक्विजिट एग्जेम्प्ट होता है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होगा, ओनली सैलरी कंपोनेंट इज टैक्सेबल, बाकी सारे अलाउंसेज एग्जेम्प्टेड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर पार्ट ए टीटी। इस वीडियो में मैं पार्ट ए कंप्लीट कर रहा हूँ और दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे प्ले यूट्यूब पे ही, जहाँ पे आपको पार्ट बी भी मैं डिस्कस करूँगा। राज एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम्स द बेनिफिट ऑफ लोअर स्लैब रेट अंडर 115 BSc। हिज सैलरी बेसिक सैलरी 25,000 है, एंटाइटल्ड टू 1500 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलावेंस। सब कुछ बढ़िया जा रहा है। डिडक्शन अंडर 16(2) अपने को याद है कि कितनी मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है तो मिल जाती है। लेकिन द मोमेंट आप 115 BSc पढ़ते हो तो आपको याद आ जाता है कि भैया 115 BSc वाले के लिए 16 का कोई डिडक्शन ही नहीं एप्लीकेबल होता है, तो फिर ऑप्शन डी नील मिलेगा, उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट। तो डीटी आई वुड से कि सुना होगा ना आप लोगों ने वो मूवी में कि सब कहते हैं सेंटा आएगा, बट सबको पता है कि, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ, वाकई में सेंटा आया है और सेंटा ने सही मायने में एक बहुत ही आसान पेपर आपको दिया डीटी का। पिछले कुछ समय से बच्चों की शिकायत थी कि डीटी का पेपर थोड़ा तंग कर रहा था, बट लकीली इस बार का डीटी का पेपर बहुत ही आसान था। एंड आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ से 30-35 स्कोर करना एक जस्ट अबाउट अबव एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। वी आर गोइंग टू लॉन्च आर मॉड्यूल 2 लेक्चर्स, मॉड्यूल 1 लेक्चर्स, प्रोफेशनल के लेक्चर्स भी लॉन्च हो रहे हैं अगले महीने से। तो डू स्टे कनेक्टेड। मेरा नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यू कैन गेट इन टच। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है, किसी आंसर में यू वुड वांट टू डिस्कस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट विथ यू। बाय, टेक केयर, और सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा।